Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed the accounting treatment of bills of Also, exchange. Yes, and I you I had also given a question for you all to write, and I had told you to make formats of journal, 3 formats of journal. Have you done all that? Yes, yes, sir. sir. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. Okay, let's read the question. Vikram owed rupees 60,000 to Varun. Owed means Vikram has to pay Varun. yes, Vikram had to pay to Varun. तो इसमें ड्रॉर कौन होगा और एक्सेप्टर कौन होगा? Sir, acceptor Vikram and drawer Varun. Very good. This is the first thing we have to do in a question of bills of exchange. We have to identify who is the drawer, who is the acceptor. Because if we do that wrongly, our entire answer will be wrong because all the entries will be wrong. अगर हमने drawer और acceptor को ही गलत identify किया तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ध्यान से आइडेंटिफाई करना है ड्रॉअर कौन है, एक्सेप्टर कौन है. इन दिस केस विक्रम हैड टू पे, सो विक्रम विल बी एक्सेप्टर. वरुण हैड टू रिसीव, दैट मींस वरुण विल बी ड्रॉअर. आगे पढ़ो. Two bills of exchange of rupees 20,000, rupees 10,000, rupees 18,000, and rupees 12,000 for a period of 1 month, 2 months, 3 months, and 4 months respectively were drawn and accepted on 5th July to settle this amount. ठीक है, तो 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुए, 20, 10, 18, 12, इनका टोटल 60 बन रहा है. देखो Yes, sir. ठीक है, तो 60,000 रुपीज के लिए 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुए. अब 4 अलग अलग बिल्स क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि एक ही बिल क्यों नहीं ड्रॉ कर दिया? वो आंसर हमें मिल रहा है आगे. बिकॉज पीरियड ऑफ ऑल दीज बिल्स इज डिफरेंट. फर्स्ट वन इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, देन नेक्स्ट वन 2 मंथ्स, नेक्स्ट वन 3 मंथ्स एंड द नेक्स्ट वन 4 मंथ्स. चारों का अलग अलग पीरियड है, इसलिए 4 अलग अलग बिल ड्रॉ किए. ठीक है, means in a way Varun has allowed Vikram to pay the amount in installments. First installment of 20,000 after 1 month, next installment of 10,000 after 2 months, and so on. Is that clear? Yes, sir. The first bill was sent for collection 2 days before its maturity date. मैंने आपको डेट्स भी लिखवाई थी, रफ में कहा था डेट्स लिख लिया करो. तो पहले हमें डेट मिली 5th जुलाई. ठीक है, when they are accepted, bills of exchange are accepted 5th जुलाई. फर्स्ट बिल ड्यू होगा उसके 1 मंथ बाद, उसमें 3 डेज और ऐड कर देंगे. सो 1 मंथ 3 डेज फ्रॉम 5th जुलाई इज 8th August. 8th August. Then second bill after another 1 month, 8th of September. next one 8th of October. and the last one 8th of November. ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं फर्स्ट बिल वॉज सेंट फॉर कलेक्शन 2 days बिफोर इट्स मैच्योरिटी. फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी कब थी? 8th August. तो उससे 2 दिन पहले, यानी क्या डेट हो गई? 6th August. 6th August. ठीक है, तो 6 अगस्त की डेट लिख ली एक हमने नेक्स्ट लाइन में. सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स टू प्रीति आफ्टर 1 month. आफ्टर 1 month of which date?
जुलाई। जिस डेट को वो मिला था यानी 5 जुलाई को, तो 5 अगस्त की डेट आ गई। सो 6 अगस्त के बाद 5 अगस्त लिख लिया, लेकिन एंट्री करते हुए हमें ध्यान रखना होगा 5 अगस्त की एंट्री 6 अगस्त से पहले होगी। ठीक है। थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एट 6% पर एनम ऑन 8 अगस्त। 8 अगस्त की डेट हमने पहले भी एक लिखी हुई है, दैट इज मैच्योरिटी ऑफ सेकेंड बिल, लेकिन उसी दिन थर्ड बिल डिस्काउंट भी हो रहा है। तो 8 अगस्त को दो चीजों की एंट्री होनी है, सेकेंड बिल की मैच्योरिटी की और थर्ड बिल की डिस्काउंटिंग की। क्लियर यहां तक? यस सर। फोर्थ बिल के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, तो इसका क्या मतलब हुआ? So that it will be received after 4 months. Yes, means it was retained by the drawer, क्योंकि उसकी एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, सेंट फॉर कलेक्शन कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब वो बिल ड्रॉर ने अपने पास ही रखा था मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी पे उसकी पेमेंट ड्रॉर को मिल जाएगी। ठीक है। ऑल बिल्स वर पेड ऑन मैच्योरिटी डेट्स। नाउ we shall pass journal entries in the books of drawer, acceptor and endorsee. So once again, who is the drawer? Varun. Varun is the drawer. Who is the acceptor? Vikram. And who is the endorsee? Preeti. Preeti. Yes. फर्स्ट एंट्री जब बिल एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, तो वरुण के लिए ये क्या होगा? बिल रिसीवेबल या पेबल? Receivable. रिसीवेबल। तो वरुण की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी रोमिल? सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विक्रम। टू विक्रम। लेकिन यहाँ पर 4 बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो चारों को हम, और चारों का पीरियड अलग अलग है, तो सबको अलग अलग शो करेंगे। पहले डेट कॉलम में लिखो 2020 जुलाई 5, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 10,000, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट 18,000, बिल्स रिसीवेबल 4 अकाउंट डेबिट 12,000, टू विक्रम 60,000। नरेशन में एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इज इट क्लियर? यस सर। लिख लो। Written. Now Prishita, what should be the entry for the same transaction in the books of Vikram? उसके लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल रिसीवेबल या पेबल? Payable. पेबल, विच इज द लायबिलिटी। तो क्या एंट्री होनी चाहिए विक्रम की बुक्स में? रोमिल? टू बिल्स पेबल अकाउंट, वन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। वेरी गुड। टू बिल्स पेबल हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, और डेबिट करेंगे वरुण को बिकॉज वरुण इज द रिसीवर। सो 2020 जुलाई 5, वरुण डेबिट 60,000, टू बिल्स पेबल 1 अकाउंट 20,000, टू बिल्स पेबल 2 अकाउंट 10,000, टू बिल्स पेबल 3 अकाउंट 18,000, टू बिल्स पेबल 4 अकाउंट 12,000। एक्सेप्टेंस गिवन। क्लियर? यस सर। लिख लो।
Written? Yes, sir. ओके अब रफ कॉलम में डेट्स को ध्यान से देखो आप। यहाँ पे स्क्रीन पे स्पेस नहीं था रफ कॉलम अलग से बनाने का, तो मैंने यहीं पे लिख दी है डेट्स। बट आप लोग रजिस्टर में साइड में एक रफ कॉलम बना के राइट में रफ वर्क जो भी है उसमें किया करो, और ऊपर रफ लिख दिया करो, और लास्ट में उसे क्रॉस भी कर देना है पूरा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट डेट देखो 5 जुलाई के बाद नेक्स्ट कौन सी डेट आनी चाहिए इनमें से? 5th अगस्त। 5th अगस्त को क्या हो रहा है? सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड। यस, तो इस एंडोर्समेंट की एंट्री वरुण की बुक्स में क्या आएगी? एंडोर्सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो एंडोर्सी यहां पर है प्रीति, डेट में August 5, प्रीति डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट, यस 10,000, और नरेशन में आ जाएगा बिल एंडोर्स्ड। प्रीति को डेबिट कर रहे हैं बिकॉज प्रीति इज रिसीवर, बिल रिसीवेबल टू चला गया तो इसलिए उसे क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. लिख लो। Sir, written. और अब प्रीति की बुक्स में इसकी क्या एंट्री आएगी ये बताओ? Sir, bills receivable to account to Varun. उसे टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए तो एक ही बिल रिसीवेबल है ये, है ना, उसके लिए 4 अलग अलग बिल्स नहीं है। तो प्रीति विल सिंपली राइट 2020 August 5 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण 10,000। यहां पर टू वरुण होगा क्योंकि उसे बिल मिला है वरुण से। एंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड। क्लियर? Yes, sir. Write it. Sir, written. अब डेट्स पे फिर से देखो 5/8 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी होनी चाहिए? 6/8. 6/8। 6th अगस्त को क्या हुआ है? Sir, the first bill was sent for collection. Yes, very good. First bill was sent for collection. What should be the entry for that? Bill sent for collection debit to bills receivable account. Very good. So 6th August, bills sent for collection account debit to bills receivable one account 20,000. Bill sent for collection. Sir, written. Any entry for this in the books of Vikram or Preeti? No, because they are not involved in this transaction. So now the next date will be 8th of August. 8th of August. 8th of August को दो चीजें हो रही हैं, दो बार लिखी हुई है हमने ये डेट।
पहली क्या हो रही है कि फर्स्ट बिल मैच्योर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट बिल मतलब ये अभी जो सेंट फॉर कलेक्शन था, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं कि इसका अमाउंट मिल गया। व्हाट शुड बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ वरुण? So bank account debit to Hmm. bill sent for collection account. वेरी गुड। बैंक 8 डेट में 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 20,000, बिल अमाउंट कलेक्टेड। So written. Now, what should be the entry for this payment in the books of Vikram? So bills payable account debit to bank account. Very good. August 8, bills payable 1 account debit, 2 bank account 20,000, bill amount paid. So written. On same date, 8th August, another thing is happening. What is happening? Third bill was discounted. तो थर्ड बिल डिस्काउंट करवाया है, उसकी डिस्काउंटिंग की क्या एंट्री आएगी वरुण की बुक्स में? So bank account debit, discounting charges account debit to bills receivable 3 account. वेरी गुड। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 2 लाइन छोड़कर, 2 बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट 18,000। 18,000 का था थर्ड बिल। उसके बाद हम डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेट करेंगे। 6% पर एनम है, तो पर मंथ कितना हो गया? 0.5. 0.5 यानी 0.5%, ठीक है। ये बिल डिस्काउंट कराया हमने 8 अगस्त को। थर्ड बिल की मैच्योरिटी कब थी? 8/10. और 8/10, यस 8 अक्टूबर। तो 8 अगस्त से 8 अक्टूबर तक कितना पीरियड रिमेनिंग है? 2 months. 2 मंथ्स। तो 0.5% पर मंथ है, तो 2 मंथ्स का 1% हो गया। 18,000 का 1% 180, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस के आगे लिखा हमने 180। अब रिमेनिंग अमाउंट बैंक के आगे आ जाएगा। 18,000 में से 180 लेस कर दो। सो बैंक अकाउंट डेबिट 17,820, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। So written. विक्रम या प्रीति की बुक्स में कोई एंट्री आएगी इसके लिए? No, sir. नो, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। 8 अगस्त की दोनों एंट्रीज हमारी हो गई। अब नेक्स्ट डेट क्या आएगी? 8 September. दैट इज द मैच्योरिटी ऑफ सेकंड बिल, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी वरुण की बुक्स में? सेकंड बिल का किया क्या था? Sir, it was endorsed. It was endorsed to
प्रीति। तो उसकी पेमेंट किसको मिलेगी? प्रीति। प्रीति को। वरुण की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? सर नो एंट्री। वेरी गुड, एक्सीलेंट, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ वरुण। प्रीति को अमाउंट मिलेगा, तो प्रीति की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वेरी गुड। September 8, bank account debit to bills receivable account 10,000. Bill amount received. Sir, written. And entry for this in the books of Vikram? Bills payable account debit to bank account. Very good. September 8, bills payable to account debit to bank account 10,000. Bill amount paid. Sir, written. Okay. Now after this, which is the next date? 8/10. 8/10. That is the maturity of third bill. Third bill का क्या किया था? So, it was discounted. It was discounted with the bank. So what entry will come in the books of Varun for its payment? Sir, no entry. No entry, because payment bank को मिलेगी विक्रम से. Absolutely right. Entry in the books of Vikram. Bills payable account, payable 3 account debit to bank account. Excellent. October 8, bills payable 3 account debit to bank account 18,000. Bill amount paid. Sir, written. After that, next date is 8/11. 8th November. Yes. Maturity of fourth bill. Fourth bill was retained by Varun because no other information is given about that. So what entry will come for receiving its amount in the books of Varun? Bank account debit to bills receivable 4 account. Yes, very good. November 8, bank account debit, 2 bills receivable 4 account 12,000. Bill amount received. Sir, written. What entry in the books of Vikram? Bills payable 4 account debit to bank account. Yes. Bills November 8, bills payable 4 account debit to bank account 12,000. Bill amount paid.
Written. And this completes our question. Any doubt in this? No? Okay. Now you will attempt questions 1 to 8 from the book in homework. Okay? Okay, sir. Let's move ahead now. I think you had asked, or someone else had asked in the previous class, what will happen if the bill of exchange is not paid by the acceptor on the due date? Remember? That is called dishonor of a bill of exchange. I had replied that just like a check gets dishonored, we will call it dishonor of a bill. So now we will discuss the concept of dishonor of a bill of exchange. Dishonor means when the acceptor of the bill refuses to pay the amount of the bill on the date of maturity or becomes insolvent. दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक्सेप्टर के पास अमाउंट है पे करने के लिए लेकिन वो मना कर देता है पे करने से, या उसके पास है ही नहीं अमाउंट, इंसॉल्वेंट हो गया वो, ऐसा भी हो सकता है. सो टू एस्टैब्लिश द फैक्ट that bill was properly presented and dishonored, the bill is handed over to a person called notary public appointed by the court. ठीक है, तो इसके लिए एक ऑफिसर होते हैं कोर्ट के, नोटरी पब्लिक. तो लीगली उस बिल ऑफ एक्सचेंज को की पेमेंट एनफोर्स करने के लिए द ड्रॉअर कैन अप्रोच द नोटरी पब्लिक. ठीक है, नोटरी पब्लिक को अप्रोच करने पे क्या होता है, द नोटरी पब्लिक अगेन प्रेजेंट्स द बिल टू द एक्सेप्टर, एंड इफ द एक्सेप्टर स्टिल डिसऑनर्स, द नोटरी पब्लिक नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑन द बिल इटसेल्फ. तो नोटरी पब्लिक के प्रेजेंट करने पर भी अगर एक्सेप्टर बिल की पेमेंट नहीं करता है तो नोटरी पब्लिक जो कि कोर्ट के ऑफिसर हैं, वो नोटरी उस पे बिल ऑफ एक्सचेंज पर मेंशन कर देंगे दैट द एक्सेप्टर हैज dishonored the bill. ठीक है, this process is called noting. What is it called? Noting. ठीक है, the notary public charges a small fees for his service. That fees is called noting charges. Such charges are first paid by the holder of the bill. जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज था मैच्योरिटी डेट पर, उसने प्रेजेंट किया एक्सेप्टर को, पेमेंट नहीं हुई, उसने नोटरी पब्लिक के पास जाके रिक्वेस्ट की कि आप इसकी पेमेंट करवा दो. नोटरी पब्लिक ने बिल भिजवाया, फिर भी अगर पेमेंट नहीं हुई तो नोटिंग चार्जेस जो हैं वो कौन पे करेगा, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज था लास्ट में मैच्योरिटी के टाइम पे, जो नोटरी पब्लिक के पास लेकर गया है कंप्लेंट. ठीक है, बट अल्टीमेटली ये एक्सपेंस किसका होना चाहिए, एक्सेप्टर का, जिसकी गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है, जिसकी वजह से ये नोटिंग चार्जेस लगे. सो फॉर द टाइम बीइंग द नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द पर्सन हु इज होल्डिंग द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, हु हैज गॉट द बिल notified, who has got the dishonor of bill notified. But ultimately these noting charges are recoverable from the acceptor who is responsible for the dishonor. If any discount had been allowed, received at the time of the sale or purchase transaction after which this bill of exchange was made, that discount will also be cancelled. ठीक है, अगर आपने गुड सेल किए, कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, कस्टमर अगर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर देता है तो अब जो सेलर है वो उसका डिस्काउंट भी कैंसिल कर देगा जो इनिशियली उसे दिया था. सो नाउ फुल अमाउंट विल बी पेबल. सपोज 10,000 रुपीज का बिल था, सॉरी सेल थी, उसमें 200 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया सेलर ने,
तो 9,800 रुपीज अब उसे रिसीव करने थे। 9,800 रुपीज का उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द कस्टमर डिड नॉट मेक द पेमेंट, डिसऑनर हो गया बिल, और नोटिंग चार्जेस लग गए, लेट अस से 100 रुपीज। नाउ द सेलर will debit the customer by 10,100 rupees. Why? क्योंकि 9,800 का बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, 200 का जो इनिशियल उसने डिस्काउंट दिया था वो कैंसिल कर देगा, 10,000 हो गया अमाउंट, और 100 जो नोटिंग चार्जेस लग गए वो भी अब उसने कस्टमर से रिकवर करने हैं। तो टोटल 10,100 से वो एक्सेप्टर को अपनी बुक्स में फिर से डेटर शो कर देगा। Right? Now let us discuss accounting treatment in case of dishonor of a bill. All entries before the date of maturity remain the same. मतलब बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री सेम रहेगी। अगर ड्रॉर ने डिस्काउंट करवा लिया या एंडोर्स कर दिया या सेंट फॉर कलेक्शन है, वो एंट्री सेम रहेंगी। पेमेंट की एंट्री पे आके, थर्ड स्टेज पे आके डिफरेंस आएगा, क्योंकि पेमेंट हुई नहीं तो पेमेंट वाली एंट्री नहीं हो सकती। पेमेंट की एंट्री की जगह मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, सो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इन प्लेस ऑफ एंट्री फॉर पेमेंट द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल इज मेड। अब वो एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री डिपेंड करती है कि ड्रॉर ने बिल ऑफ एक्सचेंज का किया क्या था, डिस्काउंट कराया था या एंडोर्स किया था या सेंट फॉर कलेक्शन था या रिटेन्ड था। तो डिसऑनर वाली एंट्री भी डिपेंड करेगी। टेबल बना लो एक बार फिर से वैसे ही जैसे पहले बनाया था। केस, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। Now let us discuss the entries case by case. First case is bill was retained till maturity. तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास था मैच्योरिटी पे? ड्रॉर के पास। ठीक है, ड्रॉर ने प्रेजेंट किया, बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस ड्रॉर ने पे किए फॉर द टाइम बिंग। तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? एक्सेप्टर डेबिट। एक्सेप्टर को डेबिट कर देगा टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि उसने ये पूरा अमाउंट अब एक्सेप्टर से लेना है। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो चला गया, इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विद बिल अमाउंट। टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस, तो जो नोटिंग चार्जेस अभी उसने पे कर दिए वो उतना उसका कैश चला गया, लेकिन ड्रॉर की बुक्स में इसे हम नोटिंग चार्जेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने यहां पे लिख दिया टू नोटिंग चार्जेस तो ऐसा लगेगा जैसे नोटिंग चार्ज गेन है ड्रॉर का। इट इज नॉट। फॉर द ड्रॉर नोटिंग चार्जेस इज नाइदर एन एक्सपेंस नॉर अ गेन। इट इज सिंपली अ टेम्परेरी पेमेंट विच द ड्रॉर हैज मेड एंड विल रिकवर इट फ्रॉम द एक्सेप्टर। तो इसलिए टू कैश अकाउंट with the amount of noting charges. In the books of acceptor, bills payable वापस आ गया उसके पास, कैंसिल हो गया, तो bills payable account debit with the bill amount. Noting charges acceptor का expense है ultimately, so उसके books में debit होगा। Noting charges account debit to drawer total amount मतलब bill amount plus noting charges amount, और ये एंट्री एक्सेप्टर की बुक्स में होगी इन ऑल द केसेस, क्योंकि एक्सेप्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ड्रॉर ने बिल का क्या किया था। सो इन ऑल द केसेस दिस विल बी द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर। एंडोर्सी इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो सिर्फ एंडोर्समेंट वाले केस में इन्वॉल्व होगा। सेकेंड केस, बिल वॉज डिस्काउंटेड
बिल ऑफ एक्सचेंज था बैंक के पास, बैंक ने प्रेजेंट किया, डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए, लेकिन बैंक बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट दोनों ड्रॉर से ले लेगा, क्योंकि उसने लोन दिया था एक ड्रॉर को इस भरोसे पे कि एक्सेप्टर से पैसे मिल जाएंगे। एक्सेप्टर से नहीं मिल रहे तो वो ड्रॉर के बैंक अकाउंट से बिल का अमाउंट भी और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी ले लेगा बैंक। सो ड्रॉर की बुक्स में एक्सेप्टर को तो डेबिट करना ही है टोटल अमाउंट से, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट से दोनों अमाउंट चले जाएंगे। किसके पास? बैंक के पास। थर्ड केस, बिल वॉज एंडोर्स्ड, एक्सेप्टर अगेन डेबिट विद टोटल अमाउंट टू एंडोर्सी। एंडोर्सी ने बिल को प्रेजेंट किया, नोटिंग चार्जेस पे किए, एंडोर्सी ने अब ये अमाउंट रिकवर करना है ड्रॉर से, और ड्रॉर ने रिकवर करना है एक्सेप्टर से। तो ड्रॉर की बुक्स में एक्सेप्टर फिर से डेटर बन गया, एंडोर्सी फिर से क्रेडिटर बन गया विद टोटल अमाउंट, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। एंडोर्सी की बुक्स में एंट्री ड्रॉर डेबिट टोटल अमाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल जो चला गया विद द बिल अमाउंट, एंड टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस अभी उसने पे किए। अगर बिल भेजा था कलेक्शन के लिए, एक्सेप्टर डेबिट अगेन टोटल अमाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट विद बिल अमाउंट, एंड टू बैंक अकाउंट विद नोटिंग चार्जेस। इस केस में इट हैज टू बी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अगेन बैंक के पास था बिल कलेक्शन के लिए, तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए, वो हमारे अकाउंट से, ड्रॉर के अकाउंट से ले लेगा। ठीक है, ये हो गई सारी एंट्रीज इन डिफरेंट केसेस इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल। एनी डाउट एनीवन? We'll stop over here today. Yes, Prishita.